चलिए समझते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें विद्युत का प्रयोग होगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण। परिष्करण मतलब होता है साफ करना। मतलब विद्युत प्रवाहित करके हम इसमें धातुओं को साफ करेंगे। जब जमीन से निकाले जाते हैं धातु तो आपको मालूम है कि पूर्णतः शुद्ध नहीं होते, इसमें गंदगी होता है। कई बार नॉर्मली इसे धोने वगैरह से साफ नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, मतलब विद्युत के द्वारा साफ किया जाता है, विद्युत प्रवाहित करके। इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब ये कैसे किया जाता है इसके विषय में तो बहुत से धातु हैं, जैसे हो गया कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। इसमें जो गंदगी होता है उसको अलग करने के लिए, इस धातु से उस गंदगी को अलग करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण। परिष्करण मतलब हो गया साफ करना। तो क्या किया जाता है इस विधि में साफ करने के लिए कि एक कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया जाता है। जैसे मान लो ये कॉपर या कोई अन्य धातु का विलयन बना दिए, ये है कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। इसमें क्या करना है, इस विलयन में एक अशुद्ध धातु जो है, अशुद्ध धातु को एनोड बनाकर इस विलयन में अशुद्ध धातु, मान लो ये है शुद्ध धातु जिसमें गंदगी जुड़ा है। शुद्ध धातु कहने का मतलब ये धातु तो है, मान लो ये कॉपर ही है लेकिन इसमें गंदगी जुड़ा हुआ है, तो अशुद्ध धातु क्या बनाएंगे, एनोड। एनोड मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज, इसको प्लस के साथ जोड़ेंगे तब तो ये एनोड हुआ। अशुद्ध धातु को कैथोड बना, एनोड बनाकर इसको एनोड बनाए। अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु क्या बना दिए, एनोड बना दिए बनाकर, तथा शुद्ध धातु की पतली छड़, एक शुद्ध धातु लेना है, मान लो कॉपर का ही एक पतली छड़ लेते हैं, ये शुद्ध है, पूरी तरह साफ सुथरा है, ये इसको क्या बनाएंगे, ये एनोड हो गया, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। शुद्ध धातु की पतली छड़ को कैथोड बनाकर विद्युत प्रवाहित की जाती है। अब करंट प्रवाहित कर दो इसमें, है ना, ये करंट जा रहा है, तो करंट जाएगा तो क्या होगा, इसमें प्लस चार्ज है ना, प्लस यानी कि ये धातु है, तो धातु किधर अट्रैक्ट होता है, माइनस चार्ज की ओर। तो माइनस चार्ज, ये इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका धातु निकल कर किधर आना प्रारंभ हो जाएगा, यहां से कॉपर का इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर निकल के यहां पर जमना प्रारंभ हो जाएगा। कौन सी छड़ पर, तो शुद्ध जो धातु की छड़ है, शुद्ध धातु की छड़ है उस पर यहां से कॉपर निकल, मान लो ये कॉपर है, कॉपर का शुद्ध धातु है, तो यहां से कॉपर निकल के कहां आ जाएगा, यहां। तो केवल यहां क्या बचेगा, गंदगी बचेगा, जिससे अशुद्ध धातु की छड़ से धातु निकलकर कैथोड पर धातु आ जाते हैं। विले जो मतलब है, जो घुलने वाला है, वो गंदगी विलयन में घुल जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट में जो घुलने वाला गंदगी हो वो घुल जाएगा इसमें, और जो घुलने वाला नहीं होगा और घुल जाता है। और अविलेय गंदगी जो मतलब घुलने वाला नहीं है वो नीचे आके यहां पर जम जाता है, इसी को पंख कहते हैं, इसी को पंख कहते हैं। जो नहीं घुलने वाला वो गंदगी जम जाएगा नीचे, और जो घुलने वाला है इधर इधर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा कॉपर सल्फेट के लिए। तो यही है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत का नाम आया मतलब विद्युत देके क्या करना है, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना है, साफ मतलब करना है। अशुद्ध धातु था, इसको साफ कर दिए तो धातु यहां मिल गया, आ गया, ये जो गंदगी था अलग हो गया, यहां जम गया, कुछ इसमें मिल गया, लेकिन हमको धातु तो प्राप्त हो गया ना साफ सुथरा यहां से यहां। तो इसके लिए हम लोग दो धातु का प्रयोग किए, एक शुद्ध धातु एक अशुद्ध धातु, उसमें विद्युत प्रवाहित किए, तो जो अशुद्ध धातु था उससे धातु निकल के किस पर आ गया, शुद्ध पर, यानी एनोड। अशुद्ध धातु ऐसे एनोड, और उस पर रखेंगे अशुद्ध धातु को, और शुद्ध धातु को रखेंगे कैथोड पर। कैथोड पर मतलब नेगेटिव चार्ज से जोड़ेंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वैसे भी जो धातु है वो
पॉजिटिव से किधर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो उधर से इधर। तो यही है विद्युत अपघटनी परिष्करण। ध्यान देंगे, ये कैथोड हो जाएगा, गंदगी यहां नीचे बैठ जाएगा, जिसको पंख कहते हैं, कुछ घुल जाएगा इसमें। तो कैथोड पर धातु निकल कर आ जाएगा, कैथोड पर, यहां से यहां। अब समझते हैं संक्षारण को। संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, मतलब अम्ल, ये जो आर्द्रता ये वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं जलवाष्प ये सब में होता है, आर्द्रता और नमी में, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो ये सब के जब संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया कोई धातु, अम्ल के संपर्क में आ गया लंबे समय तक, आर्द्रता के संपर्क में है, ये सब के संपर्क में रहता है, तो क्या होता है कि वो धातु नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसमें जंग लगने लगता है, मतलब उस धातु का क्षति होना प्रारंभ हो जाता है। वो कहीं ना कहीं उसमें छिद्र क्रिएट होने लगता है धातु के अंदर ही अंदर, है ना। वो खोखलापन होने लगता है, जैसे लकड़ी में दीमक लग के लकड़ी को खोखला कमजोर बना देता है ना, उसी प्रकार से ये इस धातु को जो जंग होता है, संक्षारण होता है, उस धातु को क्या करने लगता है, कमजोर। और कमजोर कौन बनाता है? तो ये जो अम्ल उसके साथ जुड़ रहा है, या आर्द्रता जुड़ रहा है, या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो इसको कमजोर करना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो लोहे में जब ऑक्सीजन या नमी उमी जब जुड़ता है तो इसका संक्षारण होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे लोहा कमजोर हो जाता है। अब देखेंगे गेट उट कहीं अगर लोहा का बना है, उसमें पेंट उट नहीं किया गया, ऐसे है, तो धीरे धीरे जंग लग के क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, टूटने लगता है ना। और जिसके कारण उस लोहे पर आप देखेंगे उसका लोहा का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। मतलब ये किसकी निशानी है कि उस पर जंग लग गया, रंग चेंज होकर वो पूरी तरह से भूरा हो जाता है। इसी प्रकार चांदी जो वायुमंडल में सल्फर है उससे जुड़ के अभिक्रिया करने लगता है, और सल्फाइड, चांदी के ऊपर एक परत बन जाता है काला काला रंग का, जिसको बोलते हैं सल्फाइड की परत, जिससे चांदी का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है, और ये चांदी कमजोर होने लगता है। तांबा वायुमंडल से आर्द्रता वगैरह ग्रहण कर ये भी संचारित होता है, और इसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो याद रखेंगे, तांबा संचारण के फलस्वरूप हरा रंग हो जाता है, और चांदी काला हो जाता है, और लोहा भूरा हो जाता है। तीनों कलर याद रखेंगे, ठीक है। चांदी काला, प्रैक्टिकली सोचेंगे चांदी काला होने लगता है, तांबा उबा का लोटा वगैरह जो होता है देखेंगे कि हरा होने लगा, तो ये याद रखेंगे। अब हम समझते हैं कि इस संचारण से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं। तो बचाव के लिए लोहे या इस्पात का बचाव अगर करना है तो इसके लिए उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं, मतलब जिंक का पूरा घोल बना के उसमें पूरा गर्म रहता है, जिंक का लेप उसमें डाला जाता है, लोहा या इस्पात, तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर बाद में उसको ठंडा कर लिया जाता है ना। जैसे हाथ के ऊपर मेहंदी लगाते कैसे फिर धो देते हैं, उसी तरह से यहां चढ़ गया, जिसे जस्तीकरण या असद लेपन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है जस्तीकरण या फिर असद लेपन से आप क्या समझते हैं? तो लोहे या इस्पात के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना ही क्या है, यह असद लेपन, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? तो जंग से बचाने के लिए। धातुओं पर क्रोमियम का भी लेप चढ़ाते हैं, जिसे क्रोमियम लेपन भी कहते हैं। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम की लेपन। आप देखे होंगे साइकिल उकिल का जो हैंडल होता है चमकदार होता है बिल्कुल, है ना, पूरा व्हाइट जो पहले वाली साइकिल जो आती थी, किस एटलस की, हीरो की साइकिल आती थी ना, अब तो दूसरा साइकिल, अधिकतर उसका जो हैंडल होता था बड़े चमकदार, या फिर गाड़ी वगैरह का रिम वगैरह जो व्हाइट देखते हैं पूरा चमकदार, आगे घंटी वगैरह जो होता था सफेद सफेद घंटी साइकिल में, तो वो सब के ऊपर ना क्रोमियम की लेप चढ़ाई जाती थी। क्रोमियम की लेप लगाकर संचारण से बचाया जाता है। उस पर देखेंगे हैंडल वगैरह पर साइकिल का जंग जल्दी नहीं पकड़ता है, तो उस पर कौन सा लेप होता है, क्रोमियम का। क्रोमियम का लेप लगाकर संचारण से बचाया जा सकता है, और वो लेप लगाने से वो आकर्षक भी हो जाता है, दिखने में बढ़िया लगता है, और मजबूती भी बना रहता है। तो क्रोमियम लेपन एक हो गया आपका जस्तीकरण, मतलब जिंक का लेप, दूसरा हो गया क्रोमियम का लेप। तीसरा उपाय है 2 या 2 से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण, मतलब एक समान मिश्रण बना के,
मतलब समान रूप से घोल के, जैसे चीनी पानी का घोल कैसे होता है, एक समान की एक जैसा होता है। चीनी पानी घोल के पिए तो कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला मीठ लगेगा नीचे वाला कम मीठ लगेगा, ऐसा नहीं, पूरा जब चीनी घुल जाएगा तो एक जैसा मिश्रण हो जाता है, उसको बोलते हैं समानगी मिश्रण। तो धातु जब दो या दो से अधिक धातु को समानगी मिश्रण बना लेते हैं तो उसमें भी जंग नहीं पकड़ता, मतलब उसका भी संक्षारण नहीं होता है। चौथा उपाय में कहेंगे कि उसमें ग्रीस लगा दीजिए या उसको पेंट कर दीजिए, तो ये संक्षारण से ये तरीके हैं जिससे बचा जा सकता है। अब हम समझते हैं मिश्र धातु के विषय में कि अलग अलग टाइप का मिश्र धातु होता है। जैसे पीतल किससे बना है, तो पीतल बना है, ये मिश्र धातु है पीतल, और दो चीजों से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक। कॉपर मतलब तांबा और जिंक मतलब जस्ता। इसको याद रखने का ट्रिक है पिताजी। पिताजी 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 किससे बने हैं, तो तांबा और जिंक से, पिताजी याद हो गया है ना। कांसा किससे बना है, तो क पहला लेटर, त पहला लेटर, ट पहला लेटर। कांसा किससे बना है, कांसा बना है तांबा और टीन से। क भी पहला लेटर होता है, क ख ग में, त भी पहला लेटर होता है त थ में, और ट ठ में पहला लेटर होता है। तो कांसा बना है तांबा और टीन से। कांसा ये सब क्या पीतल से क्या बनता है, मूर्ति वगैरह बनता है, बर्तन बनता है। कांसा से क्या बनता है, बर्तन बनता है, मूर्ति बनता है ना। ये सब में जंग नहीं पकड़ता है मूर्ति। अब पता चला मूर्ति अब बैठाए हैं, सब धो रहा है मूर्ति के, पता जंग पकड़ लिया, तब दिक्कत हो जाएगा है ना। मूर्ति कितना चेंज कीजिएगा बार बार। अब सोल्डर क्या होता है, तो ये होता है लेड और टीन का मिश्रण। लेड मतलब शीशा और टीन का मिश्रण होता है। ये तारों को वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है, तारों को वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है। वायर समझ रहे ना, उसी को वेल्डिंग करने में। स्टेनलेस स्टील ये बड़ा मजबूत होता है, इसमें जंग नहीं पकड़ेगा। पाइप वगैरह बनाया जाता है स्टील का, तो ये आयरन का, निकेल का और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। तो हम समझे यहाँ पर मिश्र धातुओं के विषय में। अब समझते हैं जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है वो, लेकिन वो कमजोर होता है, पूरी मजबूत नहीं होता। शुद्ध जो सोना होता है वो नर्म होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी 24 कैरेट का आभूषण नहीं बना पहनेगा, क्योंकि टूट जाएगा तुरंत। भले बोलेगा पूरा शुद्ध है, लेकिन शुद्ध नहीं होता, उसमें और भी चीजें मिलाया जाता है, जैसे कॉपर और जिंक। तो जो भी आभूषण बनाया जाता है वो 22 कैरेट या 18 कैरेट का बनाया जाता है, क्योंकि इस मजबूत भी चाहिए। तो अब मरकरी में कोई धातु मिलाएंगे और मिश्र धातु बनाएंगे तो उसको बोलते हैं अमलगम। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया।